लंबी लहर ने मेरी छोटी नाव का गोल आगे वाला हिस्सा उठाकर किनारे पर रख दिया। नाव से उतरकर एक ऐसा सपना देखने वाला जिसने सब खो दिया हो, उसने अपने हाथ उस चुप जमीन की तरफ फैलाए। मेरी फटी हुई बैंगनी चादर मेरी कमर से नीचे मुलायम और सीधे ढंग से लटक गई। मेरे हाथ और गर्दन पतले हो गए थे, नाव चलाने और भूखे रहने की वजह से। मेरे बाल लंबे हो गए थे और गर्दन के पीछे से घुंघराले हो गए थे। मेरे सामने गहरे हरे और शांत पानी में मेरा चेहरा दिख रहा था। मैंने देखा कि इतने लंबे सफर में मेरा पूरा रूप ही बदल गया था। मैं पहले से ज्यादा सांवला, दुबला और लचीला हो गया था। मुश्किल घड़ियों की सारी मुसीबतें, हार और लड़ाइयां मेरे गालों पर साफ लिखी थी। बिना सूरज वाली सुबहें जब मैंने अपनी चोट लगी बाहों से नाव को पकड़ा था। समुद्र के तूफानों ने जो खतरे मुझे दिखाए थे, उनकी लकीरें मेरे गालों और गर्दन पर छप गई थी। पर मेरी आंखें साफ, सतर्क और बच्चे जैसी थीं, जो चेहरे के गहरे गड्ढों में चमक रही थी। कई रातों तक ये आंखें आसमान के अनंत तारों को तलाशती रही थी और समंदर के धुंधले अंधेरे में पाल वाली नाव या जमीन खोजती रही थी। कई दिनों तक इन आंखों ने धूल नहीं देखी थी और कभी कभी ही मुस्कुराती यादों के साथ जंगलों की हरियाली या दूर बसे शहरों का धुआं देखा था। और अब बड़ी और चमकती हुई वे शांत आईने जैसे पानी से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वे आंखें लंबे समय से जो नहीं देख पाई, उन चीजों को देखकर खुश हो रही थी। सफेद पत्थर, भूरी मिट्टी, घास और झाड़ियों के गुच्छे। झाड़ियों के चारों तरफ हवा मुझे एक हल्की सफेद किनारे की तरह दिख रही थी, क्योंकि मैं बहुत समय से धरती की साफ हवा को भूल चुका था। झिझकती हुई खुशी से मैंने घास के मैदान और मिट्टी की हल्की खुशबू सांसों में भर ली और फिर मजबूती और धीरज से धरती के अनमोल किनारे पर पैर रखा। एक हल्की हवा मुझे जंगल की खुशबू और दूर के बगीचों की हल्की सुगंध लाई। खुशी से मैंने अपने दोनों हाथ हवा की तरफ फैलाए और उस हवा का नरम स्पर्श महसूस किया, जो धीरे से मेरे हाथों और उंगलियों के ऊपर से गुजरकर मेरी कनपटी को छू रही थी, जिसे समुद्र की तेज हवा की आदत थी। मैंने अपनी भूरी नाव को खींचकर किनारे पर रेत में रख दिया और नाव की मजबूत किनार पर अपना दाहिना हाथ फिराया, जो मेरी पकड़ से घिसकर चिकनी हो चुकी थी। फिर मैं आगे जमीन की तरफ बढ़ा, जहां एक घनी झाड़ी मेरे सामने एक गोल दीवार जैसी खड़ी थी, जो मेरी नजर से आगे तक फैली थी। मैं उस हरे घेरे के किनारे किनारे चलता रहा। नीली परछाई और उसमें चमकती हुई सुनहरी हरी रोशनी को देखकर मैंने खुशी महसूस की। मैं नरम घास के मैदान से गुजरा, जो धीरे धीरे बढ़कर मेरे घुटनों तक पहुंच गई और रेशमी फूल मेरे पैरों को छूने लगे। पूरा मैदान धूप से भरा था, पर जहां मैं चल रहा था वहां ऊंची झाड़ियों ने एक साफ सुथरी छाया बना दी थी।
मेरे पैरों में हल्की थकान महसूस होने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरी बाईं तरफ मुझे झाड़ियों में एक छोटा सा रास्ता दिखा। हरे अंधेरे में मुझे सीपियों से बना रास्ता और पीछे ऊंचे पेड़ों की चोटी दिख रही थी, लेकिन रास्ता एक फूलों की माला से बंद था। मैं कुछ देर खड़ा रहा और हरे अंधेरे और हल्के रंगों को देखता रहा। झाड़ियों की चमकीली हरियाली से दूर अंदर घने जंगल के गुप्त रंग तक हजारों छायाएं थीं। मेरी आंखें अंदर बढ़ती हुई उस छाया के पीछे गई और फिर धूप वाले मैदान की हल्की पीली रोशनी की तरफ लौटकर खुशी महसूस करने लगी। खुशी से मैंने उस फूलों की माला को हटा दिया, जिससे रास्ता खुल गया। मैंने वह लाल सफेद माला अपने गले और कमर के चारों तरफ पहन ली, जैसे किसी गर्मी के त्योहार के लिए सजा रहा हूं। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आधे अंधेरे में चला गया। मैं एक गोल खुली जगह में पहुंचा, जिसे चारों तरफ से छोटे पेड़ों और झाड़ियों की दीवार ने घेरा हुआ था। इस खुली जगह और तंग रास्ते को किसी ने जंगल के अंदर बनाया था। ऊपर पेड़ों की पत्तियों से भूरी और हरी रोशनी आ रही थी। इस जगह जमीन पर रेत फैली थी और दो छोटी मार्बल की बेंच एक दूसरे के सामने रखी थी। मैं मुड़ा और जंगल में जाती हुई पगडंडी पर आगे बढ़ गया। मेरे सिर में नई नई खुशबुओं की वजह से भारीपन था और अपने तेज बहते खून की आवाज सुन पा रहा था। कुछ देर चलने के बाद पैरों की थकान और बढ़ गई और मेरा मन आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगा। पर तभी रास्ता चौड़ा हो गया और दोनों तरफ के पेड़ पीछे हट गए। सामने मुझे एक बड़ा खुला बागीचा दिखा। वहां बहुत सारे छोटे बड़े रास्ते थे, जिनके किनारों पर झाड़ियां लगी थी। रंगीन फूलों की क्यारियां थीं, जिनमें गुलाब और दूसरे सुंदर फूल उगे थे। बगीचे के बीचों बीच बूढ़े और सम्मानित पेड़ों का एक झुंड था और उनके पीछे सफेद रंग में एक संगमरमर की इमारत थी, शायद कोई महल या मंदिर। मैं एक नीची बेंच की तरफ बढ़ा, जो साइप्रस के पेड़ों की छाया में थी। मैं नरम घास पर बैठ गया, अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर आराम से पीठ बेंच से लगा ली, जैसे रात में नाव में आराम करता था। मेरे ऊपर नीला आसमान और हल्के सफेद बादल थे। मैंने आंखें बंद की और अपनी पलकों के पीछे लाल चमक का आनंद लिया। फिर नींद के देवता ने मेरे ऊपर झुककर मेरे थके हुए शरीर को आराम दिया। मेरा मन सपने में उड़ने लगा। बीते कल के डरावने और दुख भरे दृश्य फिर से सामने आ गए। समंदर ने मेरी नाव पर तेज लहरें मारी और गुस्सैल आसमान ने तूफान भेजे, और अकेलापन, जिसकी मैं बहुत दिनों तक इच्छा करता रहा, वह अब मुझ पर भारी पड़ गया। पीछे छूट गई जमीन के शहरों की आवाजें सुनाई दी, जहां से मैं दूर भाग आया था। एक थकी हुई याद, एक भूली बिसरी खुशबू
बचपन के किसी भूले हुए गीत की धुंधली सी याद आई और सपने धीरे धीरे पीछे बचपन की शान सुबहों तक उड़ते गए और मेरे पिता के घर पर जाकर उदास ठहर गए। सूरज की तेज रोशनी ने मेरी सोती आंखों को गर्माहट से छूकर जगा दिया। मैं उठा और आसमान और हरे बगीचे का नया दृश्य देखा। कहीं से खुशियों भरी आवाजें मेरे कानों में आई। इन आवाजों में गहरा साफपन था, जैसे पहली बार झरने का साफ पानी सुनाई देता है। धीरे से पत्तियों के बीच झांक कर मैंने देखा कुछ जवान लड़कियां एक सुनहरी गेंद से खेल रही थीं। वे रंगीन ढीले कपड़े पहनी थीं और उनकी गर्दनें, कंधे, टखने और हाथ साफ और सुंदर थे। खेलते हुए वो हंस रही थी और गेंद की तरफ देखकर खुशी से दौड़ रही थी। अचानक मुझे अपने ऊपर पेड़ों की डालियों में कुछ हिलने की आवाज सुनाई दी और वह सुनहरी गेंद मेरे पैरों के पास घास में गिर गई। मैंने गेंद उठा ली और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अचानक कोई बड़ा खतरा या बड़ी खुशी सामने आ गई हो। खेलने वाली लड़कियां मेरी छुपी हुई जगह की ओर भागती हुई आने लगी। मैं झाड़ियों से बाहर निकला और उन खुश लड़कियों के सामने एक भूत की तरह खड़ा हो गया, अपने दाएं हाथ में गेंद ऊपर उठाए हुए। मैंने गेंद हवा में उछाल दी, लेकिन जब वह नीचे गिरी तो वो दूर हट गई और हैरानी से उस अनजान आदमी को देखती रही। जब मैं पास आया, वे अलग होकर मेरे सामने रास्ता बनाने लगी। ऊपर देखकर मैंने एक लंबी औरत को देखा जो सबसे सुंदर थी, जैसे बाकी सब लड़कियों की रानी हो। मैंने अपनी आंखें नीचे झुकाई और गहराई से झुककर सलाम किया। उसके घुटनों से नीचे तक एक सफेद कपड़ा लटक रहा था, जो पुजारिनों जैसे लंबे और सीधे तहों में गिर रहा था। उसकी पवित्रता और शान देखकर अचानक मुझे अपने छोटेपन का एहसास हुआ और मुझे बहुत शर्म महसूस होने लगी। मेरी सारी गलतियां, मेरी सारी बुरी आदतें, मेरी जिंदगी की सारी गंदगी याद आने लगी और मेरा सारा घमंड और दिखावा मिट गया। जब उसने अपनी साफ आवाज में मुझसे बात की, मैं घुटनों पर झुक गया और शर्म से सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज बाकी औरतों की आवाज से ज्यादा साफ, गहरी और ऊंची थी, जिसे सुनकर मैं घबरा गया। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम यहां क्यों आए हो और तुमने यहां तक रास्ता कैसे ढूंढा? मैंने ऊपर देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें गंभीरता से मुझे देख रही थी। मैं यहां तक सैकड़ों अकेले दिनों और रातों में मुश्किल समुंदर पार करके पहुंचा हूं, बहुत सारे खतरों और डरावनी रातों के बाद। सफर की मुश्किलों से मेरे हाथ पतले और चोटिल हो गए हैं। यह बैंगनी कपड़ा जो मैंने पहना है आपके देश से है और इसे आपने ही मेरे बचपन में मुझे दिया था, लेकिन अब मेरे हाथ गंदे हैं, मेरी आंखों में नफरत भर गई है। मैं थक गया हूं और अब मैं इस बैंगनी कपड़े को पहनने लायक नहीं हूं। यह खुश हाथों और खुश आंखों के लिए है, मैं इसे लौटाने आया हूं। क्या यह शाही कपड़ा तुम्हारे लिए इतना कम कीमती है? रानी ने कहा, अभी भी बिना हिले, गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं, थकी हुई आत्मा। मैं हमेशा तुम्हारे जीवन के पास रही हूं,
मैंने तुम्हारे बचपन में नीले पहाड़ों का सपना दिया था और लड़कपन में देवताओं की पूजा करना सिखाया था। बीच बीच में मैंने तुम्हें सुंदरता के कई इशारे भी दिखाए। क्या यह तुम नहीं थे जिसने मेरा मंदिर तोड़ा, जहां मैंने तुम्हें पूजा करना सिखाया था? क्या तुमने ही मेरे प्रेम के बागीचों को गंदा नहीं किया, जिनका रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया था? क्या यह तुम नहीं थे जिसने मेरे सिखाए गीतों को गंदी गलियों के गानों में बदल दिया? और जब मैंने तुम्हें खुशी के प्याले दिए तो तुमने उनका गलत इस्तेमाल किया। हाँ, वह मैं ही था। जब भी आप मुझसे दूर थे, मैं रास्ते से भटक गया। कई बार मैंने आपको याद करके बाहें फैलाई, आपको पुकारा और बचपन की सारी अच्छी बातें याद की, लेकिन आपने मुझे सुना नहीं और जो जीवन मेरे पास से गुजरा वह मरा हुआ था। फिर मेरा दिल हार गया, अपने देवताओं को बद्दुआ दी और अपने ऊंचे सपनों से नीचे गिर गया। अब मैं गिरते उठते थक गया हूं। अपना दिया हुआ तोहफा वापस ले लो, इसे किसी मजबूत कंधों पर डाल दो और मुझे आम इंसानों जैसा बनने दो। रानी ने नजरें फेर ली। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा और मुझे उसके होठों पर हल्की मुस्कान की परछाई दिखी। उसने कहा, मुझे हैरानी है कि कमजोरी हमारे द्वीप तक पहुंच गई। यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। कमजोरी नहीं मेरी रानी, मुझे शहरों के धुएं से और मंदिरों के शोर से नफरत थी, इसलिए मैंने वह जिंदगी छोड़ दी। अपने सफर में हर दिन आपको देखने की मेरी इच्छा बढ़ती गई। मुश्किलों ने मुझे मजबूत किया। अकेलेपन ने मेरी आंखों से पहले के जीवन का धुआं साफ कर दिया। जब मैंने आपके देश की पहाड़ियों को नीले समुद्र से उठते हुए देखा तो मेरा दिल फिर से जवान हो गया और मुझ में नई खुशी और गर्व भर गया। जब मैंने आपकी धरती पर पैर रखा तो उसकी सुंदरता देखकर मैंने बाहें फैलाकर प्रार्थना की। मैं आपके जंगलों से ऐसे गुजरा जैसे नया जन्म लिया हो। मेरा यकीन करिए, मैंने अपने बैगनी कपड़े को और कसकर अपने कंधों के चारों ओर लपेट लिया था और मैं शर्मिंदा होकर नहीं, गर्व से चल रहा था। मैं घास में छिपकर आपकी औरतों के खेलने की आवाजें सुन रहा था और मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। लेकिन जब मेरी नजर आप पर पड़ी, आपकी पवित्रता देखकर मैं अपनी गंदगी और कमजोरी से शर्मिंदा हो गया। खड़े हो जाओ, उसने गहरी और दयालु आवाज में कहा। जल्दी जवाब मत मांगो, मेरे मेहमान बनो और एक बार फिर मेरी देखरेख में जीने की कोशिश करो। मैं खड़ा हो गया और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। सबसे सुंदर औरत ने मेरा बायां हाथ पकड़ा और मुझे उन औरतों की तरफ ले गई जो इंतजार कर रही थी। मेरी सहेलियों को नमस्ते कहो, उसने कहा, और देखो कि इनमें से कोई तुम्हारी पहचानी हुई तो नहीं। फिर जब मैं उन सुंदर औरतों के बीच गया, उन्हें आसानी से नमस्ते करने लगा, तो एक अजीब बात हुई। चारों तरफ से जानी पहचानी आंखें मुझे देख रही थी। कुछ चाल और इशारे भी मैंने पहले देखे थे, लेकिन हैरानी से मैं किसी का नाम नहीं बता पा रहा था। धीरे धीरे मैंने कुछ को पहचान लिया और जल्दी ही समझ गया कि मैंने अपनी जिंदगी में जितनी सुंदर औरतें देखी थी वे सब वहां थी, लेकिन हर औरत की वही खास खूबी थी जिसकी वजह से मैं कभी उसकी ओर आकर्षित हुआ था। कोई भी औरत दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं थी।
सिर्फ रानी में ही सबकी खूबसूरती एक साथ मिल गई थी और वह सबसे सुंदर और सबसे ऊंची थी। रात ने बागीचे को अपने घेरे में ले लिया। मैं रानी के पैरों के पास बैठा और अपने बचपन के पहले प्यार के बारे में गीत गाने लगा। अलग अलग औरतों में से कुछ मुझे देखकर मुस्कुराई और कुछ गंभीरता से बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। जब मैंने सबसे सुंदर औरत की तरफ देखा तो उसकी बड़ी नीली पलकें बंद थीं। मुझे उसके प्यारे होंठ, मुलायम रंग वाले गाल और चिकना माथा दिखा जिस पर हल्के रंग के घुंघराले सुनहरे बाल थे। मुझे अपना पहला प्यार याद आ गया जो यादों और सपनों से भरा हुआ था, जैसा मैं अपने प्यारे सपनों में उसे देखता था। मेरा दिल जोश से भर गया पुराने गीतों और पुरानी इच्छाओं के भारीपन से। मैंने रानी के हाथ को छुआ। क्या तुम्हें याद है मेरी सबसे सुंदर? वह मुस्कुराई और अपनी आंखें खोल दी। मुझे बताओ, क्या तुम दूसरों से ज्यादा खुश नहीं थे? मैंने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। मेरी आंखें अब भी उसके होठों पर थी जो एलिश के होठ थे। पर क्या तुमने इसके लिए शुक्रिया अदा किया था? तब मैं उदास हो गया और मुझे फिर से अपना सिर नीचे झुकाना पड़ा। उसने एक औरत को इशारा किया जिसने एक सुंदर चांदी के जग में सफेद शराब एक हल्के प्याले में डाल दी। उसने वह प्याला मुझे दिया और प्यार से कहा, अब तुम्हें आराम चाहिए, इसे पी लो और लेट जाओ। मेरा घर तुम्हारी नींद की देखभाल करेगा। मैंने शराब पी ली और उसकी दया के लिए उसका हाथ पकड़कर शुक्रिया कहा। एक सुंदर सेविका मुझे महल के अंदर एक कमरे में ले गई। वहां एक दिया जलाया और चली गई। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था पर उसकी खिड़कियां ऊंची थी। बीच में एक नीचा और सादा बिस्तर था। मैं लेट गया और मैंने देखा कि दीवारों के नीचे की तरफ पत्थरों में कुछ अच्छी आकृतियां बनी थी जो बुद्धि, संयम, न्याय और साहस को दिखा रही थी। ये सब सुंदरता की सेवा कर रही थी और उसे भेंट दे रही थी। इन आकृतियों को देखकर मेरा परेशान मन शांत हो गया और मैं इन्हीं के सपनों में सो गया। सुबह सुबह मैं ताजा और खुश होकर उठा। मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक मुस्कुराता चेहरा था जिसके चारों तरफ मुलायम रंग के लंबे बाल थे। मेरा दिल उसे पहचान गया और उसे उसी नाम से बुलाया जिस नाम से मैं पहले उसे पुकारता था जब वह मेरे साथ मैदानों और जंगलों में घूमती थी। फ्राउ गर्टूड। उसने प्यार से कहा, आओ हम फिर से उन रास्तों पर चले जहां पहले चलते थे। महल के पीछे पुराने पेड़ों का एक जंगल था जो दो दो और छोटे झुंडों के साथ साथ खड़े थे। फ्राउ मेरे साथ उस रास्ते पर चलने लगी। यह रास्ता और जंगल बिल्कुल वैसा ही था जहां हम पहले घूमते थे। मेरा दिल नरम था और मैं धीरे धीरे हवाओं और पंछियों की आवाज सुनता रहा। मेरे पैर पहले भी इसी घास में घूम चुके थे और मेरे कानों ने पहले भी यही आवाजें सुनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कल की बात थी या कई साल पुरानी। क्या तुम्हें यह याद है? फ्राउ ने पूछा, एक बड़े पेड़ को छूते हुए जिसे हम पहले पिता पेड़ कहते थे क्योंकि वह सबसे पुराना और बड़ा था। मैं चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कहता रहा। और ये हरे पीले रंग और ये रास्ते और छोटे जंगल, आराम से भरा हुआ, मैं फिर चुपचाप सिर हिलाता रहा।
यह तुम्हारा गर्मियों के आखिरी दिनों का सपना है, उसने कहा। तुम्हारा पसंदीदा। तुम्हारे आसपास वे गीत हैं जो तुमने इस सपने के लिए बनाए थे। ये वे दिन हैं जब यह सपना तुम्हारे पास उड़कर आता था, तुम्हारी यादों और इच्छाओं के साथ। मैंने फ्राउ का हाथ पकड़ लिया। मुझे फिर से उसके पतले गोरे हाथ और उसकी गुलाबी उंगलियां बहुत सुंदर लगी। क्या तुम्हें वह पहला दिन याद है? फ्राउ ने पूछा, जब हम उस फूल वाले पेड़ के नीचे बैठे थे। हाँ, मुझे सब याद है। मुझे याद है। तुमने मुझे सांत्वना दी थी और सलाह दी थी। तुमने मुझे मेरी दूर रहने वाली माँ की याद दिलाई थी। मैं बीमार और भटका हुआ था और तुमने मेरी बची हुई अच्छाइयों और आदर की भावनाओं को जगा दिया था। तुमने मुझे खोई हुई सुंदरता को ढूंढना सिखाया और उसे देखकर फिर से जवान होना सिखाया था। एक बार तुमने मुझ पर और अपने खुशी पर एक गीत लिखना चाहा था। क्या तुम्हें याद है? तुम्हारे दिन और रातें इसी गीत से भरी हुई थी। बहुत मेहनत और प्यार से तुमने वे सारी सुंदर बातें खोजी जो दुनिया के किसी कलाकार ने नहीं देखी थी। देखो, वह पूरा गीत यहाँ है, पूरी तरह से सुंदर बना हुआ। अच्छे पेड़, झाड़ियाँ, सुनहरी रोशनी और सुंदर पंछियों के गीत यहाँ हैं। और मुझे भी देखो, मुझ में जो छोटा और झूठा था वह सब चला गया। अब जो तुम देखते हो वह किसी सच्चाई से ज्यादा सुंदर और असली है। हर हवा की आवाज ध्यान से सुनो और पत्तों के सारे रंग अपनी आंखों में भर लो। जब तुम दूर चले जाओगे तो तुम्हें हर वह आवाज और रंग याद आएगा जिसे तुमने खो दिया। लेकिन तब तुम्हारा गीत सैकड़ों रास्तों से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे पुराने गीत तुम्हें ढूंढ लेंगे और एक दिन वह गीत तैयार होकर तुम्हारे सामने आएगा, सुंदर और पूरा बना हुआ। फ्राउ फिर चुप हो गई और उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दूर बहते हुए पानी की आवाज सुन रहे थे। ऊपर आसमान में एक बड़ा पंछी अपने पंख फैलाए उड़ रहा था। अगले दिन मैं जल्दी जाग गया। पंछियों के जागने से पहले रात में हल्की बारिश हुई थी। जमीन गीली थी और उसमें से तेज खुशबू आ रही थी। पत्तों पर साफ पानी की बूंदें लटक रही थी। हर कदम पर मुझे अपनी जवानी और ताकत महसूस हो रही थी। गहरा नीला आसमान और जमीन बिल्कुल नहीं लग रही थी। बचपन के बाद पहली बार जमीन ने मुझे इतनी खुश दिखाई दी थी। मैं एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल पड़ा जो धीरे धीरे पुराने जंगल में घुस रहा था। बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर तेज हवा चल रही थी जो एक दूसरे से अपने टेढ़े मेढ़े हाथ मिलाए हुए थे। कभी कभी मुझे छोटे जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दिए। एक बार लगा कि झाड़ियों में कोई हिरण मुझे देख रहा था। मैं रुक रुक कर जंगल की आवाज सुनता रहा। फिर मैं एक जानी पहचानी घाटी में पहुंचा जहां एक तालाब था, जहां मैं बचपन में घंटों बिताता था। उस तालाब के शांत पानी में पेड़ साफ दिख रहे थे। मैंने पहली बार कविताओं के सपने इसी तालाब के किनारे देखे थे। मैंने आंखों पर हाथ रखकर वह पुरानी जगह देखी। घास और पानी की आवाज ने मुझे पुरानी यादों में वापस बुला लिया। दूर से चर्च की घंटियां सुनाई दी। उनकी धीमी आवाज मेरे ऊपर से धीरे धीरे गुजर गई। पहाड़ी के पीछे एक पुरानी इमारत थी जहां मैंने पहली बार सोचना सीखा था। वहीं पहली बार मैंने ज्ञान की कड़वी मीठी बातों का स्वाद चखा था और छुपी हुई सुंदरता के संकेतों को पहचाना था। वहां पहली बार मैंने वे बड़े नाम सुने जिन्होंने मेरे विचारों को ऊंचा किया।
पेरिक्लीज, सुकरात, फिडियस और इन सब से बड़ा नाम होमर। मेरे मन में उस जगह के पुराने ऊंचे हॉल और नुकीली खिड़कियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं बहुत चाहता था कि जाकर उस जगह को फिर से देखूं, लेकिन मैं वहीं रुका रहा। मुझे डर था कि मेरे मन में जो सुंदर तस्वीर थी वह टूट जाएगी। मुझे डर था कि वहां जाकर मैं दूसरों को देखूंगा, जबकि अपने सपनों में सिर्फ मैं ही वहां रहता था। सूरज चर्च की नुकीली छत पर चमक रहा था। मेरे और मेरे बीते हुए दिनों के बीच एक पहाड़ी गंभीरता से खड़ी थी। भावुक होकर मैंने अपना हाथ उस ओर बढ़ाया। मेरी आत्मा का एक हिस्सा, मेरा बचपन और मेरे अधूरे सपने वहां दबे हुए थे। तालाब के ऊपर एक लकड़ी का छोटा पुल बना था। मैंने उस हिलते हुए पुल पर कदम रखा और पहले की तरह किनारे पर झुक गया। तालाब के पानी में मेरा चेहरा दिखाई दिया। मैंने अपने चेहरे में उन दिनों की निशानियां खोजी। फिर मैं तालाब से वापस जंगल की ओर धीरे धीरे चल पड़ा। बगीचे में रानी और उसकी सहेलियां गोल घेरा बनाकर बैठी थी। वे कटोरे से फल निकालकर एक दूसरे को दे रही थी। फल लेने वाली को फल के बारे में कुछ बोलना पड़ता था। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा। एक छोटी काले बालों वाली औरत ने कटोरा लिया। जब वह पका हुआ फल चुन रही थी, मैंने उसकी गर्दन के पीछे बहुत सफेद त्वचा देखी। उसने फल उठाया और हंसते हुए कहा, जिसे मैं यह फल देना चाहती हूं वह यहां नहीं है, इसलिए मैं यह फल किसी को नहीं दूंगी। यह कहकर उसने फल खा लिया। तभी मैं झाड़ियों के पीछे से निकल आया। सामने बैठी औरतों ने मुझे देखकर हंसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब हंसने लगी। जिसके हाथ में कटोरा था उसने पीछे मुड़कर देखा और घबरा गई। फिर वह उठी, मेरी तरफ मुड़ी और अपना खाया हुआ फल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो। रानी ने हंसते हुए कहा, पहले तुम भी कुछ कहो। मैंने कहा, यह मीठा फल मेरे लिए किस्मत का तोहफा है, जिसे ठुकराना गलत होगा। मैं इस बहादुर लड़की को फॉर्चूना कहूंगा, तुम्हारे लिए फॉर्चूना। और मैंने वह फल खा लिया। अब दोपहर हो चुकी थी और हम सब छांव में जाकर बैठ गए। वहां फल, शहद, दूध, रोटी और शराब थी। हमने हाथ धोए और खुशी से खाने बैठे। मेरे पास ही फॉर्चूना बैठी थी। बाकी लड़कियां उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन वह हंसती रही। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने मेरी जिंदगी की पुरानी बातें सुनाना शुरू कर दी, जिन्हें सुनकर सब हंस रही थी। रानी ने भी पूछा, तुम्हें अपना बचपन वाला ब्लोंडेल का किस्सा याद है? मैंने अचानक अपने बचपन की वह बात देखी जो मैं भूल चुका था, और मैंने सुनना शुरू किया। जब मैं बहुत छोटा था, शायद 6 साल का भी नहीं, तो मैंने कहीं ब्लोंडेल नाम के गायक के बारे में सुना था। मुझे वह नाम बहुत प्यारा लगा। मैंने अपने दोस्त को कहा कि वह मुझे ब्लोंडेल बुलाए। वह मुझे इस नाम से बुलाता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन एक दिन वह हमारे घर के बाहर जोर से चिल्लाया, ब्लोंडेल बाहर आओ। और मेरे माता पिता और मेहमानों ने यह सुना और मुझे बहुत शर्म आई। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब हमारी दोस्ती खत्म। बाद में हमने फिर से दोस्ती कर ली। रानी ने कहा, अच्छा अब बताओ आज सुबह तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें सुबह का समुद्र दिखाना चाहती थी, लेकिन तुम गायब थे।
मैं जल्दी उठ गया और जंगल में चला गया। वहां एक सुंदर तालाब मिला जिसने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाई। उस तालाब के पार मैंने पुरानी इमारत का टावर देखा जहां मेरा बचपन बीता था। हाँ, रानी बोली, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा और उदास समय था। मैं तुम्हें तब भी देखती थी जब तुम अकेले जंगल में घूमते थे, पत्तों के बीच उदासी से चलते थे। मैं तुम्हारे पास तब भी होती थी जब तुम किताब पढ़ते थे या संगीत बजाते थे। मुझे पता था कि तुम एक दिन वापस आओगे, फिर से जवान होकर और नई उदासी लेकर। तुम्हारे उन्हीं दिनों की याद ने मुझे तुम्हारी खोई हुई जिंदगी में भी तुमसे प्यार करना सिखाया। उसकी यह बात सुनकर मुझे अपना पूरा बचपन याद आ गया, जो एक उदास बच्चे की तरह मुझे देख रहा था। खाना खत्म हुआ और रानी ने मुझे एक संगीत वाला वाद्य दिखाया और बजाने को कहा। मैंने पहले धीरे धीरे बजाया, फिर खुशी से अपने बचपन की धुन बजाई। उसके बाद फ्राउ के इशारे पर मैंने शोपा की एक सुंदर धुन बजाई जो समुद्र की लहरों जैसी थी। बाद में रानी मुझे जंगल के रास्ते एक महल तक ले गई जो समुद्र के पास था। वहां एक बड़ी दीवार पर सुंदर पेंटिंग बनी थी। यह मेरी पसंदीदा तस्वीर है, उसने कहा। उसमें एक सुंदर बागीचा और फवारा बना था और एक तरफ एक वीणा रखी थी। क्या तुम यह बागीचा जानते हो? उसने पूछा। नहीं, लेकिन यह वीणा आरियोस्तो की है। रानी मुस्कुराई। हाँ, वह यहाँ कभी कभी आता है। वह मेरे लिए गीत गाता है, हम हंसते हैं और मैं उसे फूलों का हार पहनाती हूँ। फिर रानी के इशारे पर वह दीवार गायब हो गई और हमारे सामने असली बागीचा दिखा। एक लंबा आदमी आया, उसने वीणा बजाई और फिर चला गया। मैं और रानी समुद्र किनारे गए। रानी ने एक फूलों की डाली मेरी नाव में डाल दी और प्यार से कहा, अलविदा। मुझे पता है तुम फिर वापस आओगे, एक दिन बिना नाव के आओगे। एक बड़ी लहर आई और मेरी नाव बह गई। मैंने हाथ हिलाकर रानी को अलविदा कहा, जो धीरे धीरे गायब हो गई। रात हो गई और मेरा अकेला सफर शुरू हो गया। तारे ऊपर से मुझे देखते रहे और मैं धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगा।